एग्जाम में आता है। अनुकूलतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत, परेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर। जब हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के संबंध में बात करते हैं तो परेटो के पहले के जितने भी सिद्धांत हैं, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी दी गई थ्योरीज हैं, वे मैंने बताया था कि कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच पर डेवलप किए गए। किस पर? कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड। और जो यूटिलिटी की इंटरपर्सनल कंपैरिजन है और उपयोगिता की अंतर व्यक्तिक तुलना की संभाव्यता पर आधारित थे। मीन्स जो पेरेटो के पहले की जितनी भी थ्योरीज थी वो सारी की सारी थ्योरीज एक तो कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड थी और दूसरा यूटिलिटी के इंटरपर्सनल अप्रोच, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर व्यक्तिक तुलना, पर आधारित थे। तो एक क्या मैंने बताया, परेटो के पहले की सारी थ्योरीज में, चाहे वो बेंथम का सिद्धांत हो, चाहे वो जीएनपी क्राइटेरिया हो, और चाहे वो कार्डिनल वाला हो, इन सब में दो चीजें प्रमुखता से उभर करके आई थी। एक तो कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड, दूसरा इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी। ये इन थ्योरीज के बेस थे। लेकिन पेरेटो ने इन दोनों ही एजम्पशंस के विपरीत अपने सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत में उन कंडीशंस को बताया है जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए आवश्यक है। मीन्स इन्होंने अपनी थ्योरीज में उन कंडीशंस को बताया है, उन नेसेसरी कंडीशंस को बताया है जो ऑप्टिमम सोशल वेलफेयर के लिए आवश्यक है। मीन्स जिनके बगैर ऑप्टिमम सोशल वेलफेयर को हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो पेरेटो ने उन दो चीजों को ड्रॉप आउट किया है। क्या? एक कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड थ्योरी और दूसरा इंटरपर्सनल कंपैरिजन। एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा इंटरपर्सनल कंपैरिजन। इन दो मान्यताओं को इन्होंने छोड़ा है और इन मान्यताओं के विपरीत उन्होंने अपने सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत में उन स्थितियों को दर्शाया है जो अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है, जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है। तो जो ये कंडीशंस हैं जो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी हैं, इन कंडीशंस के लिए, इन कंडीशंस को जानने के पहले हमें पेरेटो के सिद्धांत की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को एक एक करके जान लेना आवश्यक है। और आइए देखते हैं कि इस सिद्धांत की क्या प्रमुख मान्यताएं हैं। पहली जो एजम्पशंस है इनके सिद्धांत की, वह है इनका जो सिद्धांत है यह ऑर्डिनल अप्रोच बेस्ड थ्योरी है। यूटिलिटी का ऑर्डिनल अप्रोच लेते हैं, अर्थात उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित। इनका सिद्धांत उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। मीन्स संख्यावाचक को इन्होंने छोड़ा है और किसको अपनाया है? इन्होंने क्रमवाचक दृष्टिकोण को अपनाया है। तो पहली जो अजम्पशन है इनकी सिद्धांत की, वह है कि इनका सिद्धांत उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। जबकि इसके पूर्ववर्ती सिद्धांत जितने भी थे, इसके पहले की जितनी भी थ्योरीज थी, वह सारी की सारी थ्योरीज कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड थी। वो सारी की सारी यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी बेस्ड थ्योरीज थी। ठीक है, तो इन्होंने उससे अलग करके अपने सिद्धांत को ऑर्डिनल यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच में डेवलप किया है। कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच पर आधारित था इनका सिद्धांत, उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित। अब आपको पता है कि उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या होता है, ये आपको भली भांति पता है। ये आपको पता है कि उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण क्या होता है, मैंने कल आपको बता दिया था। और जो दूसरी जो एजम्पशंस है इनकी, वह है जो
वेलफेयर होता है, जो कल्याण होता है, जो वेलफेयर होता है, वह वस्तुओं एवं सेवाओं का फलन होता है। मीन्स जो वेलफेयर होता है, वेलफेयर इज द फंक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मीन्स अगर गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ती है किसी सोसाइटी के लिए, तो उस सोसाइटी का वेलफेयर भी बढ़ेगा। मीन्स कल्याण जो होगा, जो वेलफेयर होगा, वह वस्तुओं एवं सेवाओं का फलन होता है। और जो थर्ड एजम्पशंस है वह है कि विभिन्न व्यक्तियों की उपयोगिताओं की तुलना नहीं की जा सकती है। मीन्स जो सोसाइटी के डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं, उन इंडिविजुअल्स की इंटरपर्सनल कंपैरिजन नहीं की जा सकती। मतलब इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी को इन्होंने डिस्कार्ड किया है। मीन्स उपयोगिता के की अंतर वैयक्तिक तुलना को इन्होंने अपने सिद्धांत से हटाया है, उसको कंसीडर नहीं किया है। तो विभिन्न व्यक्तियों की उपयोगिताओं की तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसा इनकी एजम्पशंस में देखा गया है। और जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है इसकी, उसमें चौथी जो मान्यता है, फोर्थ एजम्पशन जो है वह है कि इनका सिद्धांत 2 into 2 into 2 की मान्यता पर आधारित है। मीन्स इट इज बेस्ड ऑन 2/2/2। अब 2/2/2 का मतलब क्या है? 2 into 2 into 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो व्यक्ति हैं, मीन्स 2 इंडिविजुअल्स, 2 कमोडिटीज अर्थात 2 वस्तुएं, एवं 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 2 उत्पादन के साधन। मीन्स इनका जो मॉडल है 2 into 2 into 2 की मान्यता पर आधारित है, जिसका मतलब है 2 व्यक्ति, 2 वस्तुएं और 2 उत्पादन के साधन। ठीक है, तो 2/2 की एजम्पशन, 2/2/2 की एजम्पशन पर आधारित है इनकी थ्योरी। ठीक है, क्लियर? एजम्पशंस ये क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? जो एजम्पशंस मैंने अभी तक बताई है उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब और जो एजम्पशंस हैं, फर्स्ट वाली क्या है अमित शुक्ला? फर्स्ट वाली एजम्पशंस है कि इनका सिद्धांत ऑर्डिनल यूटिलिटी बेस्ड है। कार्डिनल की जगह इन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी को अपनाया है। मीन्स उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण का मतलब क्या है ये आप समझो, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, और आप लोग BA1 में पढ़े होंगे इसको कि क्रमवाचक और संख्यावाचक उपयोगिता के दृष्टिकोण दोनों में क्या अंतर है। और जो एजम्पशंस है इसकी आगे जो और इसकी चौथी पांचवी जो मान्यता है आपकी, वह है कि प्रत्येक व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। मीन्स जितने भी इंडिविजुअल हैं, हर एक इंडिविजुअल का जो उद्देश्य होता है, जो मोटो होता है, वह अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। मीन्स यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन ही हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है। ठीक है, और जो वस्तुएं हैं, मीन्स जो कमोडिटीज हैं और जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के जो भी साधन है, वो फुली डिविजिबल है या परफेक्टली डिविजिबल है। मीन्स पूर्णता, पूर्णता क्या है? विभाज्य है। मतलब उत्पादन के साधन और वस्तुएं दोनों पूर्णता विभाज्य है, परफेक्टली डिविजिबल है। क्लियर? कभी लिखते जाइए, अगर एजम्पशंस आपको लगे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी MCQ जब पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं, तो उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है विच वन इज नॉट द एजम्पशंस ऑफ परेटो ऑप्टिमैलिटी। ठीक है, तो इस तरह की एजम्पशंस आप लिखते जाइए। तो जो मैंने बताई है मान्यता, अगली मान्यता क्या बताई है? वस्तुएं और उत्पादन के साधन पूर्णतः
क्या है, विभाज्य है, मीन्स वह डिविजिबल है, फुली डिविजिबल है। और उत्पादन के साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी परफेक्ट मोबाइल है, मीन्स पूर्णतः गतिशील भी, पूर्णतः विभाज्य भी है और पूर्णतः गतिशील भी है। मीन्स एक उत्पादन का साधन एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव कर सकता है, जा सकता है। मीन्स उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील है। ठीक है, मोबाइल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर मोबाइल, परफेक्टली मोबाइल, पूर्णतः गतिशील। और उत्पादन की तकनीकी, उत्पादन की तकनीकी और उत्पादक साधनों की प्रतिस्थापकता दिए गए हैं और स्थित, मीन्स सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। ठीक है, और दोनों ही मार्केट, एक तो प्रोडक्शन मार्केट और एक फैक्टर मार्केट, मीन्स एक साधन बाजार जिसको कहते हैं और दूसरा क्या कहते हैं, साधन बाजार, और दूसरा उत्पाद बाजार। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और ओ सॉरी फैक्टर मार्केट और प्रोडक्शन मार्केट, दोनों में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। मीन्स उत्पादन वो सॉरी साधन बाजार और उत्पाद बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। क्लियर, क्लियर। तो ये थी आपकी को मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस जो थी उनको डिस्कस किया है, बताया है। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी चीजें। किसी को यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है मान्यताओं में? अरे बताओ, सेवेंथ वाला और एट्थ वाला मुझे नहीं पता, ये बताओ तुम तो कि कौन सा, लिख के भेजो मुझे, अब नंबरिंग नहीं याद है कि सेवेंथ वाला या एट्थ वाला। नंबरिंग बताओ आप लोग, नंबरिंग मत बताओ, ये बताओ कि कौन सी, उसको हिंट करो, इंडिकेट करो उसको, सेवेंथ और सिक्स नहीं। अच्छा, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापकता वाला, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी वाला, मीन्स जो प्रोडक्शन टेक्निक है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन इन दोनों के बीच की सब्स्टिट्यूटेबिलिटी जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। मीन्स उत्पादन की तकनीक और उत्पादक साधनों की प्रतिस्थापकता दिए गए हैं और स्थिर। क्लियर, उत्पादन की तकनीक मीन्स टेक्नोलॉजी चेंज नहीं है, मीन्स उत्पादन की जो तकनीक है वो व्याख्या के दौरान क्या है, स्थिर है। और उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापकता मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, मीन्स लेबर की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह लेबर की जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, जो प्रतिस्थापकता है, वह क्या है, गिवन है, वह दी गई है या वह कांस्टेंट है। मीन्स दो चीजें दी गई है, एक तो तकनीक टेक्नोलॉजी दी गई है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती व्याख्या के दौरान, और दूसरी चीज जो है वह व्याख्या के दौरान क्या है कि उत्पादन के साधनों की प्रतिस्थापकता, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो गिवन और स्टेबल। ओके, आप समझ में आया, आप समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थ्योरी पर आते हैं, थ्योरी की एनालिसिस करते हैं। ध्यान थोड़ा सा सुनिएगा, आप लोग अपनी ज्ञानेंद्रियों को खोल करके रखिएगा। हवा हवाई आवाज मेरी नहीं आ रही है? नेटवर्क स्ट्रेंथ यार बहुत अच्छी है, दिखा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, हो सकता आपके यहाँ प्रॉब्लम हो। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्लियर या नहीं? मेरी वॉइस क्लैरिटी है या नहीं? किसी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है या सबको दिक्कत हो रही है? अब अब आ रही है?
जस्ट नाउ। अब आ रही है क्लियर? अब क्लियर है? अभी भी वैसे ही है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे यहाँ तो नेटवर्क की स्ट्रेंथ ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर की प्रॉब्लम हो। ऑनलाइन क्लासेस में बेटा ये सब होता है, ये मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं क्लियरिटी आपको ला देता। ये मेरे हाथ में तो है नहीं चीजें। मेरे यहाँ नेटवर्क फुल अकॉर्डिंग टू परेटो। परेटो कहते हैं जब कि वह स्थिति, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, परेटो के अनुसार वह स्थिति जिसमें किसी नीति परिवर्तन द्वारा, किसी पॉलिसी चेंज द्वारा, परेटो के अनुसार वह स्थिति जिसमें किसी नीति परिवर्तन द्वारा कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है, कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है और किसी भी व्यक्ति के कल्याण में कमी नहीं होने पाती। ध्यान से सुनिए, परेटो कहते हैं कि किसी नीति परिवर्तन के द्वारा यदि अगर कोई पॉलिसी चेंज हो रहा है, उस पॉलिसी चेंज के माध्यम से यदि किसी एक इंडिविजुअल का जो वेलफेयर है वह इंक्रीज कर रहा है और सोसाइटी के किसी भी इंडिविजुअल के वेलफेयर में कमी ना हो, तो परेटो ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? इंक्रीज इन वेलफेयर की कंडीशन कहते हैं। मींस ऐसी स्थिति को वेलफेयर में या कल्याण में वृद्धि की स्थिति कहते हैं। फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं, परेटो के अनुसार यदि किसी नीति परिवर्तन के द्वारा किसी एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है और अन्य किसी व्यक्ति के कल्याण में कोई कमी नहीं होती, होने पाती है, तो ऐसी स्थिति को परेटो सामाजिक कल्याण में वृद्धि की स्थिति कहते हैं। मीन्स किसी एक इंडिविजुअल के वेलफेयर में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है उसका वेलफेयर, रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स जो हैं उनके वेलफेयर में कोई चेंज नहीं होता है, अर्थात कोई कमी नहीं होती है। तो जो सोसाइटी का जो ऑल ओवर वेलफेयर होगा या टोटल वेलफेयर होगा वह निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। इसीलिए पेरेटो ने इसको वेलफेयर इंक्रीज की कंडीशन या इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर की कंडीशन कहा है, अर्थात सामाजिक कल्याण में वृद्धि की स्थिति बताया है। क्लियर? क्लियर है सभी को सामाजिक कल्याण में वृद्धि की स्थिति? थोड़ा आराम से ही तो कर रहे हैं बेटा डोगरा जी, मिस्टर डोगरा। यदि, मैं रिपीट कर रहा हूं सुनिए, यदि किसी नीति परिवर्तन कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होता है, कम से कम एटलीस्ट वन इंडिविजुअल का वेलफेयर इंक्रीज होता है, कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि। किसके कारण, क्यों हो रहा है एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि? किसके कारण हो रहा है? नीति परिवर्तन के कारण। पेरेटो कहते हैं कि वह स्थिति जिसमें कि किसी नीति परिवर्तन के द्वारा
कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है, मीन्स किसी एक इंडिविजुअल का वेलफेयर इंक्रीज होता है और किसी भी अन्य व्यक्ति के कल्याण में कोई कमी नहीं होने पाती मीन्स, और जो रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स है, एक व्यक्ति जिसके कल्याण में वृद्धि हो रही है, उसके अलावा सोसाइटी के जो बचे हुए व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के किसी के भी कल्याण में कोई कमी नहीं होती, उनके वेलफेयर में कोई कमी नहीं होती बाकियों के। तो ऐसी स्थिति को पेरेटो ने सामाजिक कल्याण में वृद्धि की स्थिति कहा है। मीन्स इस कंडीशन को इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर की संज्ञा दी है, इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर का दर्जा पेरेटो ने। क्लियर? अब क्लियर है? इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर अब क्लियर है? और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए क्लास है, मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट हैं और मैं ऑनलाइन मोड में क्लास ले रहा हूं। तो जो आपको जो यूटिलिटी हो रही है, जो आपका वेलफेयर हो रहा है, कुछ वेलफेयर का लेवल होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी बेस, कुछ वेलफेयर का लेवल है। इसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो आपकी क्लास का कुछ वेलफेयर का कोई सर्टेन लेवल होगा, मान लीजिए एक्स है या डब्ल्यू है, ठीक है। वेलफेयर का लेवल क्या है? ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, पूरी क्लास का जो टोटल वेलफेयर है उसका लेवल क्या है? मान लीजिए डब्ल्यू है। अब अगर मैं पॉलिसी चेंज कर देता हूँ, जो पॉलिसी उसको अगर कर देता हूँ, मीन्स पॉलिसी चेंज कर दे, ऑनलाइन वॉइस प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। हेलो, अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है? अब क्लियर है? अब होगी क्लियर? अब मेरी वॉइस क्लियर होगी? ओके। तो मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए मैं मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, तो ऑनलाइन क्लास में आपका पूरी क्लास का, आपकी पूरी क्लास का जितने भी विद्यार्थी हैं क्लास के, उन सारे स्टूडेंट्स का वेलफेयर का कोई लेवल है, मान लीजिए डब्ल्यू। ऑनलाइन माध्यम से अगर मैं क्लास ले रहा हूं तो उससे आपके क्लास के कल्याण का स्तर डब्ल्यू है। अगर मैं पॉलिसी चेंज कर देता हूं, मीन्स नीति परिवर्तन कर देता हूं, नीति परिवर्तन मतलब मैं ऑनलाइन क्लास से ऑफलाइन क्लास में शिफ्ट कर देता हूं टीचिंग को। मैं कहूं कि आपकी क्लास अब ऑफलाइन लूंगा, मैं ऑनलाइन नहीं, कल से मैं ऑफलाइन लूंगा। तो जब मैं ऑफलाइन मोड में क्लास लेता हूं तो उस ऑफलाइन मोड में क्लास लेने से अगर मैं एक एक व्यक्ति से पूछूं कि आपको फायदा पहले की तुलना में अधिक हुआ है या कम हुआ है या उतना ही है, तो यदि 40 विद्यार्थी थे क्लास में और 40 उस क्लास में भी हैं, तो 40 विद्यार्थियों की क्लास में यदि कोई एक विद्यार्थी भी ये कह दे कि हाँ सर, मुझे ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन क्लास में अधिक फायदा हो रहा है, अर्थात मेरी यूटिलिटी अधिक है, अर्थात मेरे लिए ऑफलाइन क्लास की यूटिलिटी अधिक है, मतलब ऑनलाइन की अपेक्षा उसको ऑफलाइन में ज्यादा फायदा हो रहा है, उसका ज्यादा कल्याण हो रहा है। और बाकी सारी हमारे कल्याण कोई कमी नहीं, फायदा जितना ऑनलाइन क्लास में हो रहा था उतना ही ऑफलाइन क्लास में हो, हमारे न तो वेलफेयर हमारे गेट खोलने दबाए।
अब आ रही है आवाज? अब तो आ रही है। अब आ रही है आवाज? तो मैंने कहा कि अगर 39 स्टूडेंट्स ये कहें कि हमें ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन में कोई चेंज नहीं हुआ, हमारा वेलफेयर ज्यों का त्यों है, जितना फायदा हमें ऑनलाइन क्लास में होता था उतना ही हमारा ऑफलाइन क्लास में। लेकिन एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है कि मुझे ऑनलाइन क्लास की अपेक्षा ऑफलाइन क्लास में अधिक फायदा हो रहा है, मीन्स उसके यूटिलिटी का लेवल अधिक है। तो अगर टोटल वेलफेयर देखा जाए क्लास का तो इंक्रीज कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कर जाएगा ना। तो ऐसी ही कंडीशन को वेलफेयर इंक्रीज की कंडीशन पेरेटो ने कहा है। क्यों? क्योंकि एक 40 व्यक्तियों में से अगर नीति परिवर्तन के द्वारा 40 में से किसी एक का फायदा हुआ है, अर्थात एक के कल्याण में वृद्धि हुई है, और बाकी जो है 39 उनके कल्याण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मीन्स उनके कल्याण में कोई कमी नहीं हुई है, जो ऑनलाइन में था वही ऑफलाइन में, तो निश्चित तौर पर इसको हम क्या कहेंगे? कल्याण में वृद्धि की स्थिति, सामाजिक कल्याण में वृद्धि की स्थिति। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक स्टूडेंट के वेलफेयर में तो इंक्रीमेंट देखने को मिला है ना, मीन्स एक व्यक्ति का वेलफेयर तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है ना, बाकी सबके की को न घटा है न बढ़ा है, स्थिर है कि बढ़ा है। तो एक व्यक्ति का कल्याण में, कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में भी अगर वृद्धि होती है और बाकी सभी के कल्याण का स्तर अपरि नहीं होने पाती है, तो ऐसी स्थिति को पेरेटो ने कल्याण में वृद्धि की स्थिति कहा है। अब आई होप कि समझ में आ गई होगी। आया? आप लोगों को समझ में आया? क्लियर है ना सभी को? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर? रटना तो नहीं पड़ेगा। इंक्रीज इन सोशल वेलफेयर पेरेटो ने। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत अब हम देखते हैं, जो अभी मैंने कंडीशन बताई कि एक के कल्याण में, कम से कम एक के कल्याण में वृद्धि और बाकी के कल्याण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसको कल्याण में वृद्धि की स्थिति कहते हैं। अब इसके विपरीत यदि हम बात करें, इसके इनवर्स अगर हम बात करें, तो इसके विपरीत क्या होगा कि यदि किसी पॉलिसी चेंज के द्वारा, यदि किसी नीति परिवर्तन के द्वारा कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में कमी हो जाती है। वहां क्या हो रहा था? एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि, यहाँ कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में कमी होती है। एटलीस्ट वन इंडिविजुअल का जो वेलफेयर है वह डिक्रीज हो जाता है। कम से कम एक व्यक्ति के कल्याण में कमी होती है, लेकिन शेष व्यक्तियों के कल्याण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैंने कहा था कि 40 व्यक्तियों में से एक के कल्याण में वहां वृद्धि हुई थी, यहां क्या कह रहा हूं, 40 की क्लास में एक के कल्याण में कमी हो जाती है, लेकिन अन्य दो व्यक्ति, अन्य 39 जो 39 स्टूडेंट्स उनके कल्याण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को सामाजिक कल्याण में कमी के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा पेरेटो कहते हैं। ऐसा क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति को डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर इन या लॉस इन सोशल वेलफेयर की कंडीशन के रूप में देखते हैं। क्लियर? क्लियर है? ये भी क्लियर है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। यदि किसी पॉलिसी, मान लीजिए ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ऑनलाइन क्लास से मैंने ऑफलाइन क्लास में फिर कन्वर्ट कर दूं, नीति परिवर्तन के द्वारा ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन क्लास में कर दूं, तो ऑफलाइन क्लास में जो बच्चों का जो फायदा हो रहा था, 39 बच्चों का फायदा एज इट इज रहे, लेकिन एक व्यक्ति को उससे नुकसान हो, मीन्स एक एक व्यक्ति ऐसा हो जिसको ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन में संतुष्टि कम मिल रही हो या उसका यूटिलिटी का लेवल कम हो जाए, और बाकी रेस्ट ऑफ द 39 स्टूडेंट्स आर रिमेन कांस्टेंट। तो
ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऑल ओवर सोसाइटी का जो वेलफेयर अर्थात पूरी क्लास का जो टोटल वेलफेयर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा ना, डिक्रीज कर जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति को हम कल्याण में कमी या लॉस इन सोशल वेलफेयर की कंडीशन कहते हैं, ऐसा पेरेटो ने बताया। क्लियर, ये भी कंडीशन क्लियर होगी। अगर पहली समझ में आ गई तो दूसरी बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर, क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए, अब हमने देख ली कल्याण में वृद्धि की स्थिति देख ली, यदि किसी पॉलिसी चेंज के द्वारा ऐसा ऐसा चेंज होता है फला फला तो हमारे कल्याण में वृद्धि होती है। कल्याण में कमी की भी स्थिति देख ली। अब हम आते हैं कि अनुकूलतम सामाजिक कल्याण की स्थिति कब होती है। अकॉर्डिंग टू परेटो, ऑप्टिमम कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर कहां पर अचीव होती है, वह कौन सी स्थिति होती है जहां पर ऑप्टिमम लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर देखने को मिलता है। हम कब जान पाएंगे, कैसे पता लगाएंगे कि अमुक समाज का जो कल्याण का स्तर है वह अनुकूलतम है, अर्थात उसमें छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम उसके वेलफेयर को इससे अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, चाहे नीति में किसी भी तरह का परिवर्तन कर ले हम, अर्थात कोई पॉलिसी चेंज रिक्वायर नहीं है। तो वह कंडीशन हमें देखना है जिसमें ऑप्टिमम वेलफेयर की कंडीशन देखने को मिलती, मींस ऑप्टिमम वेलफेयर हो, अर्थात कोई पॉलिसी चेंज रिक्वायर ना हो। ठीक है, तो इस कंडीशन को अब हम देखते हैं। तो परेटो हेलो, वो मैंने म्यूट किया था थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए सिस्टम हैंग कर रहा था मेरा, म्यूट किया था मैंने। तो मैंने बताया कि वह कंडीशन हमें देखनी है, हमें उस कंडीशन की बात करनी है जहां पर सोसाइटी का जो वेल हाँ देखिए, परेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन को देखना है, अर्थात वह कंडीशन जहां पर सोसाइटी का किसी सोसाइटी का वेलफेयर मैक्सिमम होता है, अर्थात ऑप्टिमम लेवल पर होता है। वह कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है जहां पर किसी सोसाइटी का जो कल्याण का स्तर होता है वह मैक्सिमम या ऑप्टिमम रहता है। तो पेरेटो बताते हैं कि अनुकूलतम सामाजिक कल्याण की स्थिति वह स्थिति होती है, ध्यान से सुनिए, अनुकूलतम सामाजिक कल्याण की स्थिति वह स्थिति होती है जबकि किसी पॉलिसी चेंज के द्वारा, किसी नीति परिवर्तन के द्वारा, अगर हम कोई पॉलिसी चेंज करते हैं तो उसके द्वारा
कम से कम किसी एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि तब तक संभव ना हो जब तक कि किसी दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी ना लाई जाए। फिर से सुनिए, पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन वह कंडीशन होती है जबकि यदि किसी पॉलिसी चेंज के द्वारा एटलीस्ट वन इंडिविजुअल के वेलफेयर को तब तक इंक्रीज ना किया जा सके जब तक कि किसी दूसरे इंडिविजुअल के वेलफेयर को कम ना किया जाए। मींस इतना टाइट एलोकेशन लेके तुम कौन कह रहा है कि हिंदी बोलिए? इतनी भी नहीं समझ पाए हो क्या टर्मिनोलॉजी? क्या पढ़ोगे फिर तुम जाकर के? इतनी भी इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो। वेलफेयर, कल्याण को वेलफेयर नहीं कह सकते, नीति को पॉलिसी नहीं कह सकते, घटाने को डिक्रीज नहीं कह सकते, बढ़ाने को इंक्रीज नहीं कह सकते, तो क्या सीख पाओगे भाई? कसम खाली है क्या? बिल्कुल नहीं इंग्लिश सीखेंगे। कोई गूगल वूगल मीट बेस्ट नहीं है, सब में ऐसे ही चलता है। सब जगह लेके देख लिए हैं क्लास। कल हम ले रहे थे एमए की क्लास गूगल मीट पर, तो इससे बदतर कंडीशन थी वहां भी। मिस्टर अभिषेक जायसवाल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ थोड़ा इंग्लिश सीखने का भी प्रयास करो। बिल्कुल कसम खा के मत बैठो कि हम इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं पढ़ेंगे, न बोलेंगे, न लिखेंगे, न समझेंगे। कहाँ से अच्छी बुक्स पढ़ पाओगे तुम? कसम ही खा ली है कि नहीं हिंदी का ही वर्ड चाहिए हमें बिल्कुल। मैं इसलिए मिक्स करके पढ़ाता हूँ ताकि न हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो, न इंग्लिश मीडियम वालों को। इंग्लिश मीडियम वालों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी हिंदी मीडियम के कुछ शब्द सीखते रहिए, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी कह रहा हूँ आप भी सीखते रहिए, ताकि बाइलिंगुअल जब पढ़ाया जाता है क्लास में, चूंकि एमए की क्लास ऐसे ही चलेगी, मिक्स करके चलती है ना, तो वहां पे विशुद्ध हिंदी माध्यम में पढ़ा सकते हैं, ना विशुद्ध इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम में। और ऐसा संभव नहीं है कि वही चीज मैं हिंदी में बोलूं बिल्कुल एज इट इज वही इंग्लिश में बोलूं। नहीं तो एक साल का सिलेबस 4 साल में कंप्लीट हो पाएगा। सिलेबस इतना लेंदी है इस पेपर का, वो भी इस हिसाब से पढ़ाना, मेरे हिसाब से पढ़ाना कि एक एक चीज समझा समझा के, एक एक पॉइंट 10-10 बार समझा के, जब तक ना कहे कि क्लियर है तब तक आगे ना बढ़ना। तो इस तरह की क्लास में अगर इस तरह की समस्याएं आप उत्पन्न करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। आप लोग समझ लीजिए क्या कर। मंगला प्रसाद, आप मत कुछ टाइप करो, ठीक है? आप आपको मैं जानता हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई विशेष समस्या हो तो लिखिए। बड़ा शौक है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का। तो मैंने बताया कि अनुकूलतम सामाजिक कल्याण की स्थिति, सुन लो भैया हिंदी माध्यम वाले, विशुद्ध हिंदी में ही बोलूंगा अब मैं। अनुकूलतम सामाजिक कल्याण की स्थिति वह स्थिति होती है जबकि किसी नीति परिवर्तन द्वारा कम से कम किसी एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि तब तक संभव ना हो जब तक कि किसी दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी ना हो जाए। अतः अनुकूलतम कल्याण की स्थिति उसी स्थिति को कहते हैं हम जबकि किसी वर्तमान नीति में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश ना हो।
या अगर आपने परिवर्तन किया है तो उस परिवर्तन के माध्यम से अगर किसी एक वर्ग को या किसी एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है उस परिवर्तन के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर दूसरे वर्ग को हानि होगी। बिना दूसरे वर्ग को हानि में डाले हुए आप किसी विशेष विशेष वर्ग का फायदा नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन परेटो ऑप्टिमलिटी अर्थात परेटो अनुकूलतम की स्थिति है। अर्थात यह कंडीशन बताती है कि किसी नीति परिवर्तन की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं है। अगर आप पॉलिसी में छेड़छाड़ करते भी हैं तो उस पॉलिसी में छेड़छाड़ करने के माध्यम से अगर आप किसी एक वर्ग को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको दूसरे वर्ग को हानि में डालना पड़ेगा। बिना दूसरे वर्ग की हानि किए आप किसी भी विशिष्ट वर्ग का फायदा नहीं कर सकते। अर्थात पॉलिसी परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। और जहां ऐसी स्थिति हो कि जहां पॉलिसी परिवर्तन के द्वारा समाज के टोटल वेलफेयर को न बढ़ाया जा सके, समाज का जो टोटल वेलफेयर है वह ना बढ़ सके, तो ऐसे पॉलिसी चेंज की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात ऐसा पॉलिसी चेंज किसी भी काम का नहीं है। पॉलिसी चेंज तभी करना चाहिए या तभी किया जाता है जब किसी वर्ग को हानि पहुंचाए बिना किसी अन्य वर्ग का आप फायदा कर सके। अगर फायदा क्या है, मान लीजिए आपने ए को फायदा पहुंचाया और बी को नुकसान सकते जब तक आप बी को नुकसान नहीं कर सकते। तो ऐसी नीति परिवर्तन से कोई सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती। मीन्स कुल सामाजिक कल्याण में वृद्धि आप नहीं कर सकते। इसीलिए आप ऐसे नीति परिवर्तन के द्वारा एमपी लाइव वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली, इसीलिए आवाज ब्रेक हो रही है क्योंकि एडमिशन का भी इस पर लोड है। एडमिशन भी हो रहे हैं ऑनलाइन, इस वजह से थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है कभी कभी। और थोड़ा सा वेदर की भी कंडीशन ऐसी है, कभी कभी बहुत स्मूथली रन करती है। अब आ रही होगी ना आवाज क्लियर? अब आ रही है ना क्लियर? एक तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप लोग इतना मत टाइप करिए चैट बॉक्स में कि साला सिस्टम ही हैंग कर जाए पूरा। इतना मत टाइप करो यार आप लोग कि पूरा सिस्टम को हैंग करा देते हो। उसकी भी अपनी यार लिमिटेशन है, उस सॉफ्टवेयर की भी अपनी लिमिटेशन है, वो इतना वर्कलोड नहीं ले पाता है। आप अनावश्यक जब टाइप करने लगते हैं, 50 लोग इकट्ठा टाइप करेंगे तो 100% ब्रेक कर जाएगी आवाज। शौक चढ़ती है आप लोगों को टाइप करने का, करो टाइप। मैं कह रहा हूं अगर कोई विशेष समस्या है तब तो आदमी टाइप कर दो। अब एक लिख रहा है वॉइस ब्रेक हो रही तो 50 लिखेंगे हाँ वॉइस ब्रेक हो रही, पता है मुझे एक ने लिख दिया वॉइस ब्रेक हो रही है, दैट इज सफिशियंट। अगर मैं पूछूं वॉइस क्लियर है तो एक ने लिख दिया यस क्लियर, दैट इज सफिशियंट फॉर मी। क्यों 50 लोग लिखते हो? इसी वजह से तो आपका और बड़ा नुकसान होता है। ऋतिक पांडे क्या लिख रहे हो तुम अब? 50 लोग एक साथ लिखेंगे सर वॉइस बहुत कट हो रही है। पर
अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आवाज चली गई थी, ठीक है। तो बस ऑन कर, मत टाइप करो कुछ, मुझे पता है आवाज चली गई थी। मैंने सीधी सीधी बातें तीन चीजें बताई हैं। यदि किसी नीति परिवर्तन के द्वारा किसी एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होती है और अन्य व्यक्ति के कल्याण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई कमी नहीं होती, इसको कल्याण में वृद्धि की स्थिति कहते हैं। और इसके विपरीत यदि किसी नीति परिवर्तन के द्वारा किसी एक व्यक्ति के कल्याण में कमी होती है और अन्य व्यक्तियों का कल्याण का स्तर अपरिवर्तित रहता है, तो इसको हम कल्याण में कमी की स्थिति कहते हैं। और यदि किसी नीति परिवर्तन के द्वारा किसी व्यक्ति के कल्याण को तब तक ना बढ़ाया जा सके जब तक किसी दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के कल्याण में कमी ना की जाए, तो ऐसी स्थिति को पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति कहते हैं। इसी स्थिति को बताने का प्रयास पेरेटो ने अपने इस सिद्धांत में दिया है। और इस स्थिति में, पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति में, किसी नीति परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, अर्थात जो समाज का कल्याण है वह अनुकूलतम स्तर पर पहुंच जाता है। अगर आप नीति में कोई परिवर्तन करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो उसका कोई फायदा कुल कल्याण के स्तर में नहीं होगा, अर्थात कल्याण का स्तर आपका नहीं बढ़ेगा। एक का अगर आप बढ़ाएंगे तो दूसरे का निश्चित तौर पर घटेगा। जैसे आपने देखा होगा, एक पटरी वाला झूला पार्क में देखा होगा, एक एक लगा रहता है, दोनों तरफ पटरी, एक तरफ दूसरा व्यक्ति बैठता है, एक साइड में कॉर्नर पे दूसरा व्यक्ति। अगर एक, या तराजू देखी होगी, तराजू की जो बैलेंसिंग रॉड होती है, उस बैलेंसिंग रॉड को देखिए। अगर आप एक, अगर तराजू बैलेंस में है तो उसमें देखेंगे कि अगर जब आप नीचे एक सिरा नीचे करेंगे तभी कर पाएंगे जब दूसरा सिरा ऊपर कर पाएंगे। और अगर दूसरा सिरा नीचे करना है तो उसके लिए आपको दूसरा सिरा नीचे करेंगे तो पहला वाला सिरा निश्चित तौर पर आपको ऊपर करना होगा। तो इस तरह से समझिए, यही पेरेटो की कंडीशन को जब आप सोसाइटी में देखेंगे तो देखेंगे कि यदि किसी पॉलिसी चेंज के माध्यम से किसी एक व्यक्ति के कल्याण में तब तक वृद्धि ना की जाए या किसी व्यक्ति के कल्याण को तब तक ना बढ़ाया जा सके जब तक किसी अन्य व्यक्ति के कल्याण में कमी ना हो। मीन्स किसी व्यक्ति का कल्याण में वृद्धि तब संभव नहीं है जब तक सोसाइटी के अन्य व्यक्तियों के कल्याण में कमी ना लाई जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति को पेरेटो ऑप्टिमलिटी या पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वर्तमान नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति में संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार पेरेटो की अनुकूलतम स्थिति वह स्थिति है जिसमें कोई परिवर्तन एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि कर दे लेकिन दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी हो जाए। इसका मतलब है कि समाज में कोई भी परिवर्तन यदि एक वर्ग के कल्याण में वृद्धि कर देता है लेकिन उससे दूसरे वर्ग के कल्याण में कमी हो जाती है तो यह अनुकूलतम सामाजिक कल्याण की स्थिति मानी जाती है। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से अनुकूलतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को मैंने बताया। अगर ऐसा नहीं है कि किसी नीति परिवर्तन के द्वारा अगर एक व्यक्ति के कल्याण में कमी हो गई और अन्य व्यक्तियों के कल्याण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या कोई वृद्धि नहीं हुई, तो फिर हम क्या कहेंगे? यह पेरेटो अनुकूलतम की कंडीशन नहीं है। पेरेटो अनुकूलतम की कंडीशन को अगर आपको पहचानने को बोला जाए तो आप कहेंगे कि अगर हम पॉलिसी को थोड़ा भी परिवर्तित करते हैं, थोड़ा भी मैनिपुलेशन उसमें करते हैं, तो किसी व्यक्ति के कल्याण में अगर एक में वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पर दूसरे के कल्याण में अगर कमी हो रही है, देखने को मिल रही, तभी आप कहेंगे कि यह कंडीशन पेरेटो ऑप्टिमलिटी की कंडीशन है। क्लियर? सभी को क्लियर है? क्लास खत्म होने जा रही है। अगली क्लास में हम कंडीशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी को हम बताएंगे। ठीक है? क्लियर? आई होप क्लियर होगा सभी को। क्लास का समय भी खत्म हो रहा है। जो भी पूरी क्लास थी मैंने रिपीट कर दी है, जहां भी आवाज वॉइस कट की समस्या आ रही है वो भी मैंने सारी चीजें रिपीट कर दी है। समझ में आई ना चीजें? सबको समझ में आ गया? ओके, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलेंगे।
ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल। कभी-कभी प्रॉब्लम होती है, एक तो वेदर की कंडीशन ऐसी है कि नेटवर्क कभी कभी स्ट्रेंथ कम हो जाती है नेटवर्क की, तो होने लगता है, कभी सीएमपी लैग, ये सब ऑनलाइन क्लासेस की ड्रॉबैक्स हैं। इसकी चेंज की आवश्यकता है, साथ ऑफलाइन मोड में अगर क्लासेस चले तो आपका वेलफेयर और बढ़ सकता है। ओके, इसलिए ये ऑनलाइन पेरेटो ऑप्टिमैलिटी को नहीं बताता है। ठीक है ना? ओके, थैंक यू ऑल।